नमस्ते देवियों और सज्जनों, आइए बात करें कार्यक्रम की इस कड़ी में। आज मैं और डॉक्टर अजराजा शाहजी मैडम हम दोनों फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में आप लोगों के दिए हुए प्यार ने हमें उत्साहित किया है कि हम एक बार फिर से आपके सामने आएँ और किसी नए विषय पर आपसी चर्चा करके उसके संदेश को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाएँ। आज के इस कार्यक्रम में हमने जिस विषय को चुना है वो है साइकोसोमैटिक पेन। दर्द वह लक्षण है जिसके लिए एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा डॉक्टर के पास जाता है। दर्द भी कई तरह के होते हैं। आज हम एक विशेष तरह के दर्द के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जिसको कहते हैं साइकोसोमैटिक पेन। तो आइए इस वार्तालाप के माध्यम से इस साइकोसोमैटिक पेन के बारे में जानते हैं और अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मैम सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को अगर समझाने का कष्ट करें कि साइकोसोमैटिक पेन क्या है। सर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एक बहुत इम्पोर्टेंट तरह का मनोरोग है जिसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सवाल लोग करते हैं। ये कई तरह का होता है। ये आपने जैसे कहा कि साइकोसोमैटिक पेन भी है, इसका एक पार्ट है और आप भी इससे भली भांति परिचित हैं क्योंकि आप इसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी डील करते हैं। और इसका एक कई भाग होता है। एक तो होता है कि पेन होता है, दूसरा इसमें एंग्जाइटी इलनेस जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी कहते हैं, जहाँ पर इंसान बहुत वरीड होता है कि उसको कोई बीमारी हो गई है और उसकी जांच होती रहती है, अच्छी से अच्छी जगह जांच होती है और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डायग्नोसिस पूरी होती है और उसमें कुछ नहीं आता है, फिर भी वो वरीड होता है कि नहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कैंसर है, एड्स है, कोरोना या कोई ऐसी बीमारी उसको हो गई है। और तीसरा जो होता है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, जिसमें उसका एक पार्ट जैसे काम नहीं करता है बॉडी का। कभी कभी उसकी विजन, उसकी आँखों से वो देख नहीं सकता है, या एक हाथ पैरालाइज हो जाता है, इस तरह का। और बायोलॉजिकली उसको फाइंड करने पे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं लगता है कि जिसका ओरिजिन बायोलॉजिकल हो, लेकिन उसको पूरी तरह उसको महसूस होता है कि वो अपंग है और वो चल नहीं पाता है। और इसको दुर्भाग्यवश, लेकिन सर इसलिए चाहते हैं इसको इस चर्चा की जाए इस विषय में, इस मनोरोग के बारे में, क्योंकि लोग ऐसे लोगों को समझ नहीं पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। और उनके बारे में ये धारणा बना लेते हैं कहीं कहीं कि ये लोग जो है वो ड्रामा कर रहे हैं या फेक है या उसको प्रिटेंड कर रहे हैं, अटेंशन सीख कर रहे हैं। तो इस वजह से उनके साथ जो है बहुत दुखद हो जाता है, उनको कोई समझ नहीं पाता है और ये समस्या और बढ़ जाती है। मैम, मैलिंगरिंग, जो लोग किसी लक्षण को, किसी भी समस्या को फेक करते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल की भाषा में कहते हैं मैलिंगरिंग, कि ही और शी इज मैलिंगरिंग सम कंप्लेन। एक आम प्रैक्टिस में मैलिंगरिंग और एक ट्रू साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं मैम? क्योंकि मैलिंगरिंग में भी जब आप जैसे कई तरह से डायग्नोज किया जाता है, एक तो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है और दूसरा असेसमेंट का प्रोसीजर है। जैसे एक इस तरह की पर्सनालिटी का एक सीवियर जो है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की पूरी शीट आती है, असेसमेंट शीट। तो उसमें सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं और वो पर्सनालिटी हेल्थ क्वेश्चनर भी आता है, तो उसके थ्रू भी हम लोग देखते हैं। और क्लिनिकल पिक्चर में भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जिससे लगता है कि वो सोमैटिक सिम्टम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें तो क्लिनिकल इंटरव्यू में ही पता चल जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, जैसे आपसे आई कांटेक्ट बना नहीं रहा है और उसको पेन हो रहा है और उस पेन को वो फील कर रहा है। क्योंकि जब आप उसको चलने को कहते हैं, जब आप उसको देखते हैं मूवमेंट कर रहा है, तो कभी कभी उसका मूवमेंट सही होता है। जैसे आकस्मिक कुछ आप करने को कहते हैं उसको, सडनली आपने कुछ करने को या उसके कुछ गिरा तो वो उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पर्सन जिसको पूरी तरह से वो परसीव कर रहा है कि वो अपंग है, वो उस कंडीशन में भी उठने में असफल रहता है, क्योंकि हमारे हिसाब से वो पैरालाइज नहीं है पर उसको पूरी तरह से फीलिंग हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरह से भी लोग टेस्ट करते हैं उसको। और सिचुएशन टेस्ट के अलावा भी क्लिनिकल इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनसे उसके बारे में पता चल जाता है। यानी हमारे पास बहुत सारे क्लिनिकल टूल्स का एक जखीरा है जिससे हम लोग मैलिंगरिंग और सच्चे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में आप इस समस्या को मैम समाज में कितना आम पाती हैं? कितने ज़्यादा है ये समस्या? क्या ये इसका जो बर्डन ऑफ डिजीज बहुत ज़्यादा है या ये सीमित है?
यहाँ आने के बाद जब से मैं प्रमिला में आई हूँ, पहले भी मैंने देखा है बच्चों को एग्जामिनेशन के समय में, जब मैं एजुकेशन में थी, जब मैं पढ़ाती थी राजघाट में, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसे पेशेंट से ज़्यादा मेरा जो अनुभव हुआ उनके साथ मिलने का, उनको देखने का, और इस वजह से भी क्योंकि डॉक्टर शुक्ला जो है वो पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट, जो वेलनेस को स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं प्लान के लिए, प्रमिला हॉस्पिटल में इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं, और मैंने देखा कि वो क्योंकि उनके जो सिचुएशन है, जो उनका जो रीज़न होता है, जो फैक्टर्स होता है जिस वजह से हुआ है, वो कारण पूरी तरह से साइकोलॉजिकल था। और सर ने भी उसका डेटा जैसे देखा कि तो उसमें MRI होता है, स्कैनिंग होती है, CT स्कैन करवाते हैं, तो वहाँ पे इसकी जो रिपोर्ट फाइंडिंग आती है वो सपोर्ट नहीं करती है, तो ये भी होता है। तो मैंने देखा कि ये समस्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोग अपने इमोशंस को, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक तो बहुत बड़ा कारण ये भी है, और वो अंदर अंदर रहता है, वो कहीं से ना कहीं इरेडिकेट नहीं होता। आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होती है वो कहीं से उसका जो निकासी नहीं हो पाती, तो वो इस तरह से शरीर को प्रभावित करता है। इस समस्या के निराकरण के लिए मैम परिवार का या मित्रों का की भूमिका कितना आप जरूरी मानती हैं? जी, जैसा कि प्रमिला हॉस्पिटल में भी होता है, जब कोई इस तरह का रोगी आता है हमारे पास, तो सर उसके परिवार वालों से बात करते हैं, उसको साइको एजुकेशन देना, अवेयरनेस फैलाना, एक एक को बताना कि ऐसा क्यों हुआ है। आप देखती हूँ मैं आपको भी कि पहले उसके फादर से खुद भी बात करते हैं, मैं भी बात करती हूँ, मेरे पास भी भेजते हैं, और ताकि पूरे परिवार इससे अवगत हो जाए कि उसके बाद जब यहाँ से जाए तो रिहैबिलिटेशन पर भी प्रमिला हॉस्पिटल बहुत ध्यान देता है कि इसके बाद जब फैमिली के पास जाता है तो फिर उसके साथ किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, तो वो जागरूकता फैलाने की कोशिश हम लोग करते हैं यहाँ पे। जी। एक कोई छोटा सा टेक होम मैसेज जो मैम आप एक समाज को आम तौर पर देना चाहेंगी, जिससे आपको लगे कि समाज में संदेश जाए इस बीमारी या इस समस्या के प्रति जागरूकता के संबंध में? जी, कि कभी अगर आपको ऐसा लगता है, अगर मन में ऐसा आपके आ रहा है कि ये बायोलॉजिकल नहीं है, फाइंडिंग नहीं आ रही, टेस्ट है, तो आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, अच्छी जगह लेके आएँ। जैसे आप प्रमिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके आएँ, जहाँ पे कई तरह की फैकल्टी है, हर तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे आप शारीरिक, मानसिक और हर तरह के विशेषज्ञ बैठते हैं, तो उसकी पूरी थॉरो जांच कराएं पहले। इवन अगर आपको इस मन में संदेह भी है कि वो जो है वो फेक है या ऐसा प्रिटेंड करा, तो भी आप पहले ही अपने मन को आश्वस्त करने के लिए उसकी प्रॉपर जांच कराएं, और उसके साथ हमदर्दी का दया का, क्योंकि आप किसी को हम जज नहीं कर सकते। जज तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फेक भी कर रहा तो हो सकता है वो अटेंशन सीख कर रहा हो, उसके पीछे भी उस कारण को समझने की कोशिश करें। जैसे कोई बच्चा नहीं जाना चाहता है स्कूल, हो सकता है कि वो कह रहा है मुझे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत छोटा बच्चा है, ये बचपन से ही शुरू होता है, तो अगर उसने देखा कि यार मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे बहुत अटेंशन मिल रही है, और शायद उसकी वजह से ये लोग मेरी बात को समझ जाए। अगर मैं ये बताऊंगा कि मुझे टीचर डांट रहा है तो शायद लोग नहीं समझ पाए, पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन उसको वास्तविक कारणों में भी जानने की कोशिश करें कि बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है। हो सकता है उसके साथ उसके जो क्लासमेट्स हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं हो सकता है कोई टीचर उसको समझ नहीं पा रहा हो, तो इन कारणों को समझने की कोशिश करें बिना बच्चे को जज किए। और अपने परिवार के लोगों को, बच्चे बूढ़े जो भी हैं, अगर वो बार बार ऐसा कह रहे हैं, जांच होने के बाद भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा और वो कह रहे हैं नहीं मुझे बीमारी है, तो उनके मन के कारणों को समझने की कोशिश करें और ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहाँ पूरी तरह से कहते हैं उसके पूरे सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, जहाँ शरीर के भी चिकित्सक और लोग रहते हैं और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी सही जांच कराएं और सही परामर्श लें। यानी इलाज के साथ साथ कंपैशन का एक टच, करुणा का एक स्पर्श बहुत ज़रूरी है, जो इस तरह के डिसऑर्डर के मरीजों में कारगर होता है। और आपके अनुभव में मैम आप क्या एक या दो उदाहरण ऐसा देना चाहेंगे जब लोग इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे और फिर टीम ने उनके ऊपर वर्कअप किया और आज वो एक खुशनुमा ज़िंदगी बिता रहे हैं? कोई पेशेंट टेस्टिमोनियल जो आपको ऐसा मिला हो, उनकी नाम और पहचान छिपाकर बस नाम छिपा के जी, ऐसे बहुत सारी पेशेंट्स यहाँ आए हैं और मैं खुद को इसको मैं मानती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ी हूँ जहाँ संवेदनशीलता, करुणा को बहुत महत्व दिया जाता है, स्पेशली पेशेंट्स को डील करने में। तो मैंने देखा है, अभी रिसेंटली भी देखा है, कई स्त्रियाँ, लड़कियाँ आई हैं जिनको कुछ स्ट्रेस था,
एक लड़की आई थी जिसके शादी जो है वो कहीं फिक्स हो गई थी, और वो जो जिससे शादी फिक्स हुई थी वो लड़का उसको सही नहीं लग रहा था, उसकी कुछ बैड हैबिट्स थी जिसका, और वो चूँकि पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप था, तो वो बच्ची अंदर अंदर घुट रही थी और अपने फादर को बता नहीं पा रही थी कि मैं इस बच्ची से, और वो यहाँ एडमिट भी हुई थी। बहुत ज़्यादा सीरियस केस था और बिल्कुल लग रहा था जैसे उसके शारीरिक कारण है वो बदन ऐंठ जाना और बेहोश हो जाना और इस तरह से दांत पे दांत जम जाना, और इस तरह से सर की पूरी टीम, यहाँ के जितने लोग हैं सब लगे हुए थे उसकी इलाज करने में। लेकिन बहुत बात करने पे, प्रोब करने पे, धीरे धीरे काउंसलिंग के बाद पता चला कि ये इतनी सीरियस मैटर था, और उसके अंदर मैरिज को लेके एक भय बैठ गया था, क्योंकि वो लड़का उससे कुछ गलत किस्म के डिमांड्स कर रहा था और शादी से पहले ही, और वो काफ़ी प्रेशर में आ चुकी थी, और इस वजह से उसके जो है मन में एक सेल्फ हार्म के भी ख्याल आने लगा था। तो मैंने इस चीज़ का जिक्र किया डॉक्टर धनवंती शुक्ला जी से, और वो खुद भी जानते रहते हैं, उन चीज़ों को प्रूव करते रहते हैं, पूछने की कोशिश करते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये इस हॉस्पिटल में जो शादी जो लगाने वाला जो मीडिएटर था उसको बुलाया गया, उन लोगों से बात की गई, लड़की के फादर को चीज़ें कम्युनिकेट की गई, और इसी हॉस्पिटल के रूम में डॉक्टर शुक्ला के प्रेजेंस में, डॉक्टर शुक्ला के ज़रिए वो मैरिज ब्रेक हुई, वो एंगेजमेंट टूटी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा लड़की थोड़ी थोड़ी रिकवर कर रही थी, उसके बाद वो लड़की पूरी तरह स्वस्थ होकर यहाँ से गई, तो जिसका कारण पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक था। लेकिन चूँकि एक उसको एक पर्सनली उसको एक उस तरह से लिया गया कि हम इसको एक संदेश अब ये देना चाहते हैं कि इस तरह की स्थितियाँ जब होती हैं तो इसमें पूरे परिवार और समाज के सारे लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी सही मदद हो सके। और वही प्रमिला हॉस्पिटल, और ये सिर्फ एक केस नहीं है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे केस प्रमिला में आते हैं जिसका कि निदान होता है और एक समस्या के तौर पे उसको लिया जाता है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, क्योंकि जो हमारा हॉस्पिटल ये चाहता है कि जो भी यहाँ से जाए वो सिर्फ शरीर से ही स्वस्थ होके नहीं जाए, मन से स्वस्थ होके जाए और खुश होके जाए। मैम, मेरे सीमित अनुभव में मैंने ये देखा है कि इस तरह की समस्याओं से महिलाएं ज़्यादा पीड़ित होती हैं पुरुषों की तुलना में। हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। इस हजारों साल से पितृसत्तात्मकता के जो चले आने का ये क्रम है, आप इस तरह की समस्याओं में इस समाज की व्यवस्था को किस हद तक जिम्मेदार मानती हैं? सर, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन किया, इसका मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप खुद भी एक पुरुष होते हुए भी आपने इन चीज़ों पे प्रश्न किया है। और मैं कहना ये चाहूँगी कि ठीक है, हमारी एक जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्त्रियों को सहना चाहिए, सहना तो पेशेंस तो एक बहुत अच्छा स्किल है जो सब में होना चाहिए। आई थिंक ये मानवीय गुण है, पेशेंस जो है सयाद। लेकिन यहाँ पे हमें अपने जो मूल्य हैं उनको एक बार प्रश्न करना होगा, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, क्योंकि वो वैल्यूज़ को सहना किस हद तक और कहाँ ज़रूरी है। तो हम जैसे बच्चों को ये सिखाते हैं, लड़कियों को खास करके जब शादी होती है, कि तुम परिवार का मान रखना, ऐसा ना कि हमारी पगड़ी झुक ना जाए, हमारा सर झुक ना जाए, और ससुराल में भी सबका मान रखना। तो हमें ये भी समझाना चाहिए कि तुम अपना भी मान रखो, अपनी भी इज्जत करो, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं थेरेपी में भी कहती हूँ, अपने आप से प्यार करो, अपने को रिस्पेक्ट करो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखती हूँ स्त्रियाँ, और मुझे दुख भी होता है, जो बताती हैं क्या डोमेस्टिक वायलेंस का भी जो केस होता है, तो वो कहती है 4-5 दिन के बाद एक बार तो मारपीट हो ही जाती है, वो मुझे पीट ही देते हैं। लेकिन और वो बहुत सहजता से कहती हैं, क्योंकि हाँ वो मेरा ख्याल भी तो रख रहे हैं, हमारा खाना पानी रोज़ी रोटी सब तो वही देख रहे हैं, हम लोगों को देख भी रहे हैं, तो उनको मारने का भी हक है। जिससे कि एक तरफ हमारे कंट्री में, हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट इतनी सारी मतलब इतने सारे कानून बने हैं, इतने सारे नियम हैं, और इस पर प्रश्न किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ समाज इसको इतनी सहजता से ले रहा है। ये देख के थोड़ा दुख होता है। और कहीं कहीं औरतें सहती हैं उन चीज़ों को, बोल नहीं पाती हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी जो ऐसे मनोरोग और दूसरे रोग भी होते हैं जिसका वो शिकार हो रही हैं, और जिनके प्रति हम सजग नहीं हैं। तो इसके लिए चूँकि हम खुद घर में कहीं ना कहीं, चाहे लड़की के अभिभावक हों, उनके माता पिता हों, या फिर ससुराल के लोग, इस चीज़ को सहजता से लेते हैं। जैसे ये तो बहुत आम सी बात है, अगर पति बाहर से आ रहा है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन घर पे निकाल रहा है, तो घर के जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं उससे
वो फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन अगर लड़की घर स्त्री भी काम करती है, वो भी बाहर से आती है, एक तो यह है कि अपनी चीज़ों को हमें एक हमारा रोल है घर में और बाहर में दोनों जगह, और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए वो एक अलग आर्ट है वो लेकिन फिर भी तो गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, दूसरों को बुली करना, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो हम हमारे घर में लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम अच्छा होगा अगर हम अपने बच्चों को भी, चाहे वो लड़के हो लड़के, दोनों को ही समान तौर से धैर्य, संयम तथा गलत चीज़ों को नहीं सहने की भी शिक्षा दें। एक अच्छा तरीका, ज़रूरी नहीं कि माइग्रेशन हो जाए, असर्टिव तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहना सिखाएं। धन्यवाद। इसी से संबंधित एक और छोटा सा प्रश्न मैं कहूँगा, हो सकता है कि ये प्रश्न हमारे दर्शकों को थोड़ा सा असहज भी कर दे, क्योंकि एक पारंपरिक परिवार या समाज से हम लोग आते हैं, कह सकते हैं कि एक रूढ़िवादी समाज से आते हैं, जहाँ पर रिश्तों को एक बार अगर कोई रिश्ता बन जाता है तो इस रिश्ते को किसी भी कीमत तक निभाने का एक अनदेखा अनचाहा दबाव हम सबके ऊपर रहता है। लेकिन जैसे आपने उस लड़की के बारे में बात की, अगर वो रिश्ता बन गया होता तो उसके ज़िंदगी में जहर घुल गया होता। तो कभी कभी रिश्ते को तोड़ देना आपको आगे जाने का रास्ता भी दिखा देता है। तो ये जो हमारी एक सोच है, एक सामग्रिक सोच है समाज की कि रिश्ता बन गया तो इसको किसी हद तक निभाओ, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये सोच भी कई बार समस्याओं को और बढ़ाती है और इसको कई बार रिश्ते यूनिलैटरली एक तरफा सिर्फ जोड़ते रहना ही समस्या का समाधान नहीं, कई बार रिश्ते तोड़कर भी नई शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया सर, मैं बहुत आभारी हूँ, और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारे समाज के लिए बहुत रेलिवेंट है और बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक गरिमा के साथ, क्योंकि मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ और यहाँ पे प्रमिला ने इसका मौका दिया, क्योंकि प्रमिला हॉस्पिटल हमेशा इस चीज़ों को प्राथमिकता देता है कि रिश्तों को, मूल्यों को, ऐसा बहुत कम मैंने देखा, बल्कि मैंने तो शायद पहली बार मैंने किसी हॉस्पिटल में देखा है जहाँ इन चीज़ों को इतनी वैल्यू दी जाती है, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये है कि गरिमा के साथ, ग्रेसफुली, अच्छी तरह से एक रिश्ते से अलग हो जाना भी गलत नहीं है, और आज की नई जनरेशन भी इसको स्वीकारती है, समझ रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें रह के सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो बच्चे होते हैं। जो माँ अगर खुश नहीं है तो वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती है, और बच्चों के अंदर जो एक तरह का रिबेलियन आ जाता है, एक आक्रोश पैदा हो जाता है, जिसको वो उस समय नहीं कह पाते, क्योंकि वो आर्थिक तौर से पिता पे निर्भर होते हैं, माता पे निर्भर होते हैं, उनको पता है मेरा वो खर्च उठा रहे हैं सब है, वो देखते हुए भी कि उनकी माँ के साथ अन्याय हो रहा है, या ऐसा नहीं है, पत्नी, बहुत से पति है, जिसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पुरुष जो होते हैं वो इन चीज़ों को के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनके घर में ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हमें इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो समस्या है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं। तो ग्रेसफुली, गरिमा के साथ, एक डिग्निटी के साथ रिश्ते को ख़त्म करना कोई ख़राब बात नहीं है। शायद ये एक थ्रेटनिंग लगता है लोगों को, क्योंकि हमारे जो परंपरा चली आ रही है, हमारे भारत की जो बहुत यूनिक परंपरा है रिश्तों को निभाने की, संयोजने की, लेकिन उस रिश्ते के साथ अगर कोई इंसान ख़त्म हो रहा है, शरीर से वो खोखला हो रहा है, वो इस हद तक हो रहा है कि वो सेल्फ हार्म कर ले रहा है, तो ऐसे रिश्ते को निभाने से बेटर है कि उसको उससे मुक्ति ले ली जाए। धन्यवाद सर। अब मैं अभी कुछ प्रश्न करना चाहूँगी आपसे। मैंने देखा है कि केवल साइकोसोमैटिक या जिसको कहते हैं सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर में नहीं, नॉर्मली भी जो केसेस आते हैं, डिफ़िकल्ट केसेस जिसमें बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा है, वहाँ भी मैं देखती हूँ बहुत करुणा, संवेदना, संवेदनशीलता के साथ और एम्पैथी के साथ आप लोगों को डील करते हैं। तो अभी एक मिरेकल हुआ है प्रमिला हॉस्पिटल में, साजदा नाम की एक बच्ची आई थी जो वहाँ पर कहीं घूमने गई थी मनाली, और वहाँ से वो गिर गई थी, स्पाइन की हड्डी टूट गई थी, टेढ़ी हो गई थी, और शायद ये था कि वो कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन वो विदिन अ मंथ चलने लगी। तो इसमें सर आपको कहाँ तक लगता है कि वो बोलती है आपको भगवान मानते हैं, वही नहीं, मैं देखती हूँ यहाँ पेशेंट जो जाते हैं वो बहुत से पेशेंट्स हमारे सर को, हमारे प्रमिला हॉस्पिटल को कहती है और सर को भगवान मानती है। तो आपको कहाँ तक लगता है कि इस चैलेंज को डील करने में, आप एक बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन है, यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन मानवीय मूल्यों का कहाँ तक महत्व है और आप कैसे इस चुनौती को लेते हैं, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं हमें। मैम, ऐसा है कि एक साजिदा के पहले मैं एक और नाम और पहचान छिपाकर ही एक लड़की की बात करूँगा। वो लड़की एक्यूट पैंक्रेटाइटिस से आई थी, और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का उसका इलाज चला। एक ऐसी बीमारी जो कई लोगों को अपने साथ लेकर चली जाती है, लोग नहीं बचते हैं।
तो जब वो लड़की भर्ती हुई तो लोगों ने, मेरे साथियों ने मुझसे ये कहना शुरू किया कि बहुत ज़्यादा उम्मीद मत दीजिएगा इसको। अगर आपने कुछ उसके बारे में सकारात्मक कह दिया कि उम्मीद है, तो उम्मीद उसकी बढ़ जाएगी और उसके बाद अगर वो नहीं बच पाई, जैसा कि बहुत लोगों में होता है, क्योंकि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में भी वो सबसे ख़राब कैटेगरी की उसकी पैंक्रेटाइटिस थी, उसकी जो स्कोरिंग थी वो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोरिंग थी और कई सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि कुछ होगा नहीं। तो अगर आपने बहुत उम्मीद बधाई और फिर अगर वो हो जाएगी तो शायद उसके घर वाले आपके प्रति बहुत उत्तेजित हो जाएंगे, बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे और उसका भी दिल टूटेगा। अब मेरे सामने एक बड़े धर्म संकट की स्थिति आ गई थी। मैं जब जाता तो वो कहती कि मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी पूरी टीम को निर्देशित किया था कि मरीज के सामने उसकी बीमारी की गंभीरता को नहीं बयां करना है और उसके अंदर हमेशा उत्साह भरना है कि तुम जियोगी। तो जब वो मुझसे पूछती थी सारी बातों के बाद, लास्ट में उसका एक समरी वाला क्वेश्चन था, डॉक्टर साहब बचेंगे कि नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटी यंग लड़की थी 20-25 साल की। तो मैं उसका हाथ पकड़ ये कहता कि तुम बचोगी, तुम बचोगी, तुमको अपने बच्चों के लिए बचना है, अपने परिवार को बचना, और ये सवाल तुम्हारे मुंह से मुझे दोबारा नहीं सुनना है। मन में ये ख्याल आने भी मत देना कि मैं नहीं बचूंगी। अगर आपको याद होगा मैम, इस आइए बात करें कि ही एक मंच पर हमने द लास्ट लीफ स्टोरी का उल्लेख किया था। द लास्ट लीफ स्टोरी किसी मेडिकल मिरेकल की कहानी नहीं है। लड़की है, बीमार पड़ गई है, टीबी हो गया है, असाध्य इलाज है, सभी डॉक्टर हार मान चुके हैं, खिड़की के बाहर एक पेड़ के पत्ते को देखती है और उसको ऐसा लगता है कि पेड़ के पत्ते जैसे जैसे झड़ रहे हैं उसकी ज़िंदगी से दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता बचा रहता है उस दिन उसको लगता है कि आज की रात ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अगले दिन वो पत्ता नहीं गिरता है, पूरे पतझड़ का मौसम बीत जाता है, वसंत का मौसम आता है, नए पत्ते निकलने लगते हैं और साथ ही उसके मन में भी जो जिजीविषा है, जिंदा रहने की जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति जाग जाती है। वसंत का मौसम आता है, नए पत्ते निकलते हैं और साथ ही उसकी बीमारी भी पता नहीं कैसे ठीक हो जाती है। यानी मन और शरीर, इन दोनों का जो एक संयोग है, एक जो योग है, द यूनियन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ये कभी कभार ऐसे स्ट्रेंज तरीके से काम करती है और ये हर तरह के इमोशन से काम करती है। ये हमेशा केवल उत्साह बढ़ाने से नहीं काम करती। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि सख्त रवैया भी अपनाना पड़ता है। तुलसीदास जी की कहानी मुझे याद आती है कि तुलसीदास जी एक साधारण व्यक्ति थे। ही वॉज नॉट अ सेंट, ही वॉज नॉट अ पोएट टू बिगिन विथ, और उनकी पत्नी मायके जाती है, उनको वो विरह नहीं सहा जाता। उसी दिन रात को वो आंधी तूफान में चले जाते हैं। पत्नी का कमरा दूसरी मंजिल पर रहता है, वो सांप को रस्सी समझकर चढ़ते हैं और उनकी पत्नी यही कहती है कि इस हाड़ मांस के शरीर से जितना आपको लगाव है, उतना ही लगाव अगर राम से होता, यानी ईश्वर से होता, तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाती। उन्होंने कोई बहुत मीठे वचन नहीं बोले, उन्होंने कड़वे वचन बोले, लेकिन उन कड़वे वचनों ने एक साधारण इंसान को तुलसीदास जैसा महाकवि बना दिया। ठीक उसी तरीके से जो मरीज है, अब मरीज की स्थिति अलग है। एक साधारण व्यक्ति को अगर आपको बदलना है तो कई बार कड़वे वचन बोलने पड़ते हैं, कई बार उसको मोटिवेट करना पड़ता है, कई बार उसको दूसरी तरह के उदाहरण दिखाने पड़ते हैं। लेकिन जो मरीज है, जो खुद ही बीमारी से लड़ रहा है, जिसका शरीर अशक्त होकर पड़ा है, उसके मन में तो आपको सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भरनी है। उस वक्त आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा भरने का मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर हम सकारात्मक ऊर्जा भरते भरते असफल हो गए तो उसके परिजन मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे या इसका दिल टूट जाएगा, ये सोचने का समय नहीं रहता। क्योंकि हम लोग एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पर एक स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर है कि पेशेंट इज द सेंटर ऑफ द मेडिकल यूनिवर्स अराउंड विच ऑल आवर एफर्ट्स रिवॉल्व। जैसे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, जिसके चारों तरफ सारे ग्रह घूम रहे हैं, वैसे ही कभी दुविधा की स्थिति जब आती है, मैं अपनी टीम को भी कहता हूं कि कभी अगर दुविधा की स्थिति आ गई कि ये करें कि वो करें,
तो आप बस वो करना जिसमें मरीज का हित छिपा हुआ हो। जी, बिल्कुल। उसके बाद मरीज का हित अगर सध जाता है, उसमें अगर आपको फ़ायदा हुआ तो वो आपका बोनस है। अगर नुकसान हुआ तो आपके रिजर्व में उतनी मानसिक ऊर्जा होनी चाहिए कि उस नुकसान को आप झेल सकें। तो इस गुरु मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अपने यहाँ पर किसी भी मरीज को या उसके परिजन से कभी कोई नकारात्मक बात की हो जिससे कि वो उदास होकर फिर कमरे से निकले। धन्यवाद सर। अंत में एक प्रश्न और करना चाहूँगी कि आपने जैसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो एक सवाल और पब्लिक के मन में आता होगा कि ऐसे कौन से बायोलॉजिकल पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से उस पर्सन को, जबकि बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मैं अपंग हूँ, और वो लिटरली फील करता है, वो चल नहीं पाता है या पाती है, आँखों के आगे विजन ब्लर्ड हो जाता है, और जबकि उसके आई साइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी साइकोजेनिक होता है, चक्कर उल्टी सब। तो उसका बायोलॉजिकल पैटर्न के बारे में आप बताएंगे और इस चुनौती को कैसे? अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। मैं पेन, जैसा कि मैंने कहा कि पेन इज़ द कॉमनेस्ट सिम्टम विथ विच अ पेशेंट रीचेज अ हॉस्पिटल। सबसे ज़्यादा लोग दर्द की वजह से ही जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके इस प्रश्न के माध्यम से, और आइए बात करें कि इस मंच के माध्यम से मैं पहले पेन के बारे में थोड़ा सा बताऊं, उसके बाद मैं बताता हूं कि उसमें साइकोसोमैटिक पेन क्या है, कैसे। पेन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, सिर्फ परिभाषा देखें, जिसको कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑन पेन ने जारी किया है, तो वो कहते हैं कि भाई पेन इज एन अनप्लेजरेबल एक्सपीरियंस, which may be related to actual tissue injury और perceived tissue injury। ठीक है, तो एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस तो होता ही है, लेकिन ये अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस कई बार ओरिजिनल टिश्यू इंजरी से होता है, और कई बार आपके टिश्यू में कोई इंजरी नहीं है फिर भी पेन हो सकता है। एक तरीके से उस डेफिनेशन में साइकोसोमैटिक पेन को प्रवेश करा दिया गया है। भाई साइकोसोमैटिक मतलब दो शब्दों से बना है, साइक और सोमा। सोमा मीन्स बॉडी, साइक मतलब मन। पहले हम लोग पेन पाथवे की बात करते थे कि पेन कहीं से शुरुआत हुई, यहाँ पर कुछ केमिकल्स निकले, पेन के रिसेप्टर्स सक्रिय हुए, फिर एक खास रास्ते से पेन ब्रेन के एक खास जगह पर गया जहाँ पर कि ब्रेन ने इस पेन को परसीव किया। पर अब हम लोग पेन पाथवे की जगह पेन मैट्रिक्स की बात करते हैं। एक पूरा संचार है, एक जाल है। ये पेन का परसेप्शन केवल ब्रेन के उस हिस्से तक नहीं पहुंचता है जहां से पेन परसीव होता है, इसकी कई शाखाएं ब्रेन के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती हैं, जिससे ये तय होता है कि इस पेन के बाद मरीज का रिस्पांस कैसा होगा। रिसर्च हुआ है प्रेग्नेंट लेडीज पर। एक प्रेग्नेंट लेडी जो प्रेगनेंसी के पहले या लेबर के पहले संभवतः एक सुई से भी डर जाती होगी, वो जब उसकी डिलीवरी होती है तो 20 हड्डियों के टूटने के बराबर का दर्द वो सहती है, कई घंटों तक सहती है नॉर्मल डिलीवरी में। और उसके बाद जैसे ही अपने वो शिशु का हंसता हुआ या एक चेहरा देखती है, वो दर्द भूल जाती है। शी फॉरगेट्स एवरीथिंग अबाउट दैट पेन। आखिरकार वो पेन कहाँ गया? वो भी तो एक फिजिकल पेन ही था। यानी ब्रेन में या माइंड में एक ऐसा सेंटर भी है, क्योंकि उस बच्चे का जो चेहरा है वो इतना बड़ा रिवार्ड है कि उस पर वो 20 हड्डियों के टूटने वाला दर्द के ऊपर वो भारी पड़ गया। रिसर्च हुआ बैले डांसर्स के ऊपर, जो एक अंगूठे पर अपने पूरे शरीर को बैलेंस करके कई मिनटों तक वो परफॉर्म करती हैं और उनको वो पेन नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है? और रिसर्च हुआ है सैनिकों के ऊपर, जो दंदनाती हुई गोलियों के सामने भी आगे बढ़ जाते हैं। यानी एक ही पेन कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में उसको ज़्यादा सह लेता है तो वो वीर कहलाता है। ठीक उसी तरीके से उसी पेन का थ्रेशोल्ड कम भी हो सकता है। एक हल्का सा पेन किसी को बिल्कुल बेहोश भी कर सकता है या ज़्यादा परेशान भी कर सकता है। अब इसके बायोलॉजिकल जो कारक हैं, एक तरह से मैंने कहा कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों तक उस पेन का परसेप्शन जाता है, और फिर ब्रेन का वो हिस्सा ये तय करता है कि इस पेन के प्रति वो व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्स करेगा। और वो गिवन सिचुएशन, जो मन से खुद परेशान है, जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है, नेचुरली उसका एक फिजिकल पेन को टॉलरेट करने का जो थ्रेशोल्ड होगा, जो सीमा होगी, वो आम लोगों से कम होगी। जो बहुत ओवर मोटिवेटेड है, जिसको मालूम है कि हमको इस गोलियों के सामने अपनी जान की बाजी लगा कर जाना है, उसका पेन थ्रेशोल्ड नेचुरली ज़्यादा होगा। एक तो ये बात होती है मैम। दूसरी बात जो ये होती है
कि ब्रेन में कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स काम करते हैं, और उनमें मजे की बात ये होती है कि उनका भी बड़ा कॉम्प्लेक्स एक इंटरप्ले होता है। ब्रेन के एक हिस्से में वही न्यूरोट्रांसमीटर कोई और काम करती है, ब्रेन के दूसरे हिस्से में वही न्यूरोट्रांसमीटर कोई और काम करती है। एक रिसर्च हुआ था जिसमें एक दिन भर का थका हारा व्यक्ति, जो अगर उसको कोई सिर्फ छोड़ दिया जाए कि भाई आप दिन भर के थके आ रहे हो, अभी आप क्या करना चाहोगे, तो वो संभवतः बेड पर जाकर सो जाना चाहेगा। उसको एक ऑफर दिया गया कि आपको बीच पर जाना है और आपकी जो प्रेयसी है वो आपके साथ रहेंगी, और आपको एक कैंडल लाइट डिनर दिया जाएगा और एक बहुत ही रोमांटिक माहौल दिया जाएगा, और उस व्यक्ति ने पूरी रात बीच पर वो बिता दी बिना उसको नींद लगे। जबकि अगर उसी व्यक्ति को ये सब सिचुएशन नहीं दिया गया होता, ये परिस्थिति नहीं दी गई होती, तो वो जाकर बेड पर थक कर सो गया होता। उस दौरान ये देखा गया कि उसके ब्रेन के कुछ हिस्सों में डोपामीन नाम का केमिकल बहुत ज़्यादा सक्रिय था। यानी डोपामीन विच इज़ अ केमिकल ऑफ लव, विच इज़ अ केमिकल ऑफ हैप्पीनेस, अगर वो ब्रेन के खास जगह पर काम करे तो वो जब ज़्यादा काम किया तो उस आदमी को अपनी थकान भी महसूस नहीं हुई। लेकिन यही डोपामीन अगर ब्रेन के दूसरे हिस्से में बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो लोगों को सिजोफ्रेनिया भी हो जाता है। बिल्कुल, जी। सेरोटोनिन भी एक, खासकर डोपामीन और सेरोटोनिन, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेरोटोनिन की कमी हो जाए तो लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो सेरोटोनिन की मात्रा को साइनेप्सिस बढ़ाने का काम करते हैं। तो एक डिप्रेशन का व्यक्ति, एक एंजाइटी का व्यक्ति, एक साइकोसिस का व्यक्ति जिसमें ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, उस व्यक्ति में जब कोई सेंसेशन जाता है उसका एबनॉर्मल परसेप्शन करके साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में तब्दील कर देना बड़ी आम बात है। आखिरकार साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में भी हम लोग उन्हीं केमिकल्स, जब दवाई, एक तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के माध्यम से आप इलाज करती हैं, दवाइयों के माध्यम से वही इलाज हमारे साइकियाट्रिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसका एक बायोलॉजिकल पहलू भी है। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ, सभी लोग मानते हैं कि आपने जो बात की, अ टच ऑफ कंपैशन, और एक अच्छा मित्र बनकर अगर एक डॉक्टर, उसका परिवेश, उसका परिवार, उसके काउंसलर काम करें, तो थोड़े समय के दवाइयों के बैकअप के बाद इन दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती और लोग अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने एक बहुत ही समसामयिक विषय को चुना, साइकोसोमेटिक पेन, जिसके बारे में लोग बताने से कतराते हैं, लेकिन फिर कभी कभी स्थिति जब एक सीमा को पार कर जाती है तो वो प्रोफेशनल हेल्प के लिए आते हैं। कई बार वो किसी शरीर के हिस्से की कमजोरी के साथ या शरीर के किसी एक विशेष हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आते हैं। कई तरह की दवाइयाँ उनके ऊपर काम नहीं करती, किसी टेस्ट की रिपोर्ट्स में कोई बात आती नहीं, और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि मैडम हमारे हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट हैं या दूसरे हॉस्पिटल में दूसरे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके मदद से जब उनकी मूल समस्या हम जानते हैं, उस समस्या के निवारण के साथ ही उनकी वो सारी समस्या दूर हो जाती है। जो मूल समस्या, जो उनकी मानसिक समस्या है, जो उनके जीवन की पारिस्थितिक समस्या है, उसके इलाज के साथ ही उनको कई बार किसी तरह की दवाइयों की जरूरत होती है। हल्का सा छोटा सा एक कोर्स चलता है, उन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन के अंदर होते हैं उनको एक लेवल तक हम लोग ला देते हैं, फिर दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, कुछ सेशंस काउंसलिंग की चलती है, उसके बाद लोग स्वस्थ हो जाते हैं। मेरी तरफ से भी छोटा सा जो संदेश है वो मैडम के संदेश से ही मिलता जुलता है कि इस कार्यक्रम का नाम भी है आइए बात करें। मुझे लगता है कि इन 3 शब्दों में ही बहुत सारी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। अपने को व्यक्त करना सीखें, कोई समस्या हो तो उससे जुड़े हुए प्रोफेशनल के पास निसंकोच पहुँचें। आपकी हर समस्या का समाधान है, अगर आपने उसको खुलकर पूछा, सामने वाले ने अगर समझकर एम्पैथेटिकली उसको डील किया तो। बहुत बहुत धन्यवाद।